एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। आज का ये लेक्चर अगर मैं आपको सिमिलैरिटी बताऊं तो अभी रिसेंटली तो नहीं, थोड़ा टाइम हो गया, एक मूवी रिलीज हुई थी कूली नंबर 1। आज का ये लेक्चर उसी की तरह है। कैसे है देखो, पहले और अभी वाली मूवी में सेम टाइटल, सिर्फ एक्टर्स बदले, स्टोरी भी ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तब गोविंदा काम कर रहे थे, अभी वरुण धवन ने उसमें एक्टिंग की। सिमिलरली इस लेक्चर में भी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन। अब मूवी से कैसे रिलेट कर रहा है वो देख लो। लास्ट लेक्चर में हमारा एक्टर या हमारा मेन प्लेयर कौन था, डीएनए। यहाँ नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन में मेन प्लेयर हमारा होगा आरएनए। बाकी बहुत सारी चीजें सिमिलर रहेंगी, एम थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि जब हमारा मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट बदल गया तो ऑब्वियसली उसको आइसोलेट करने का और फिर उससे आगे रिसर्च करने का पर्पस भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये चीज क्लियर की थी कि ऑल्दो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन उसके डेवलपर के नेम पर पड़ा है, नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले सदर्न पड़ गया, इसीलिए उन्होंने लॉजिकली उसको नॉर्दर्न और वेस्टर्न टेक्निक दे दी। ठीक है, कब डिस्कवर हुआ था ये, आई विल टेल यू, इन 1977। और रिसर्चर्स के नाम मुझे भी देख के लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यू नो आई एम नॉट वेरी गुड एट नेम्स एंड ईयर। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। जेम्स एल्विन, डेविड केम्प, चलो छोटा लिख लो, है ना, और स्टार्क, ये 3 साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है इसकी डिस्कवरी के लिए। अब नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन में क्या ध्यान रखना है, मेन प्लेयर कौन है हमारा, आरएनए इंस्टेड ऑफ डीएनए। एंड साइड बाय साइड यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट वर्किंग विथ आरएनए इज डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है एक बार फिर से बता देती हूँ, ऑल्दो हर बार बताती हूँ मैं ये बात। आरएनए इज अनस्टेबल, डीएनए इज स्टेबल। आपने अगर क्लास 12 में बायोलॉजी भी ऑप्ट की है आपके बायोटेक के साथ में, तब आप आपके जेनेटिक्स वाले पोर्शन में ये चीज देखेंगे कि जो हमारा डीएनए है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल भी इसीलिए ही डेवलप हुआ, बिकॉज एज कंपेयर टू आरएनए इट इज मच मोर स्टेबल। ऑल्दो आरएनए बहुत सारी चीजें और करता है अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल, इट ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, इट ऑल्सो एक्ट एज एन एंजाइम जिसको आप राइबोजाइम बोलते हैं, बट स्टिल डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल। दैट मीन्स डीएनए हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी योर ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स बाय, बिकॉज इट इज मच मोर स्टेबल। और वो स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है, 2' पर ऑक्सीजन ना होने की वजह से। यही उसका नेम जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसी की प्रेजेंस की वजह से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, इसीलिए थोड़ा ट्रिकी भी होता है हैंडल करना, क्योंकि डिग्रेडेशन जल्दी होने लगता है इस mRNA का। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इस आरएनए पर ज्यादा फोकस करते हैं। इनफैक्ट अनलेस एंड अनटिल आपको अगर आरएनए बहुत ज्यादा नहीं चाहिए आपकी रिसर्च के लिए, तो वी विल वर्क ऑन दी डीएनए मोस्ट प्रोबेबली इन दी लैबोरेटरीज। बट येस, देयर आर सम रिसर्च लैबोरेटरीज दैट आर टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस आरएनए वर्क, एंड दे हैव टू मेंटेन very stringent conditions in order to work। ठीक है, जब आप करेंगे आगे काम तब आपकी समझ में आएगा कि क्यों उनके ग्लव्स, उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वो लैब में यूज करते हैं, सब कुछ बहुत ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा केयर के साथ हैंडल करने वाले होते हैं। ठीक, अब देखो इसका एम जो थोड़ा बदला हुआ है, क्योंकि आरएनए अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है एज कंपेयर टू डीएनए। वहां पर हमें डीएनए हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमें अपना डीएनए चाहिए था, सेपरेट करना था फ्रॉम दी हेटेरोलोगस पॉपुलेशन या फ्रॉम दी पॉपुलेशन ऑफ दी डीएनए, हमें हमारा स्पेसिफिक डीएनए चाहिए। लेकिन आरएनए के साथ में ऐसा नहीं है। हम आरएनए का एक्सप्रेशन या आरएनए का ये नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व दी एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। आरएनए डायरेक्टली खुद तो एक्सप्रेस नहीं होता, आरएनए प्रोटीन की मदद से पहले डीएनए
उसके बाद आरएनए, उसके बाद आरएनए से आरएनए भी अगर आप बहुत स्पेसिफिक लेंगे तो एमआरएनए होगा, उससे बनेगा हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो जो प्रोटीन होता है वो एक्सप्रेशन शो करता है। तो आरएनए की हाइब्रिडाइजेशन या फिर नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द एक्सप्रेशन पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान में रखना कहाँ कहाँ पर वो जीन प्रेजेंट हो सकता है। पर्टिकुलर जीन दैट इज प्रेजेंट इन ईदर टिश्यू और ऑर्गन और इनफैक्ट सेल, किसी में भी हो सकता है। तो वहां पर एक्सप्रेशन को ट्रैक करने के लिए हम ये नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। दूसरा इसका एम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूज में आने वाला वो है कैंसर के केस में। इट इज ईदर यूज टू चेक दी ओवर एक्सप्रेशन, ये जो इंक्रीज वाला साइन बनाया है मैंने, दैट स्टैंड्स फॉर ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स और लोअर एक्सप्रेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। जब आप कैंसर बायोलॉजी मेरे साथ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये चीज कि कैंसर दो मेन रीजंस की वजह से होता है। इनफैक्ट जब आप कैंसर को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तभी भी आप दो ही चीजें देखते हैं अगर आप जेनेटिक लेवल पर काम कर रहे हैं। क्या चीज? या तो उस पर्टिकुलर सेल में ऑन्कोजीन्स की ओवर एक्सप्रेशन होगी। ऑन्कोजीन्स वो जीन्स हैं जो कैंसर को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो या तो ओवर एक्सप्रेशन होगी ऑन्कोजीन्स की या फिर डाउन रेगुलेशन होगा हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन। देखो नाम में ही लिखा हुआ है ट्यूमर सप्रेस, सप्रेस का मतलब वो कम करता है। अब अगर ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ट्यूमर की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से होता है कैंसर। इन दोनों को ट्रैक करने के लिए भी हम आरएनए की ही मदद लेते हैं, नॉट डीएनए। अच्छा, एक और रीजन यहाँ पर मैं आपको दे सकती हूँ कि क्यों इन सब के लिए हम आरएनए की मदद ले रहे हैं, डीएनए की मदद नहीं ले रहे। वो अभी आप जब डीएनए लाइब्रेरी पढ़ेंगे मेरे साथ आगे आने वाले 4-5 लेक्चर्स में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अगर आप डीएनए के साथ काम कर रहे हैं, स्पेशली इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो दिस डीएनए कंटेन्स वेरी मेनी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। ठीक, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस का मतलब वो वेस्ट है, प्रेजेंट है, उनका अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है, बट व्हेन यू आर ट्रैकिंग द एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस, तो वो इंट्रॉन्स किसी काम के नहीं। इंट्रॉन्स मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, वो किसी काम के नहीं हमारे, तो वो हमें हटाने पड़ते हैं स्प्लाइसिंग के थ्रू। जब आप आरएनए के साथ काम कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन यू डील विद एमआरएनए, तो वो इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, तो आपकी एक वो ओवर नहीं, आपकी जो वो लिमिटेशन होती है वो कम हो जाती है। तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू चेक द एक्सप्रेशन, बट एट द सेम टाइम आरएनए इज डिफिकल्ट टू हैंडल। ठीक है, दोनों चीजें साथ में चलेंगे। अब आपको पता ही है अगर एक क्रॉस होता है तो एक कॉन भी लगा हुआ होता है उसके साथ में, तो यही वो चीजें हैं। ठीक है, दूसरा एम ये हुआ हमारा किसके लिए? अपनी नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन या फिर नॉर्दर्न बर्डिंग टेक्निक को करने का, स्पेशली एक्सप्रेशन ही चेक कर रहे होते हैं आप। ठीक, अब देखो जरा इसका प्रिंसिपल सेम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। आज का ये लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसमें कुछ भी एप्लीकेशन बेस्ड नहीं था। अब क्योंकि आपका प्रिंसिपल और प्रोसीजर लगभग सेम ही है, तो इस लेक्चर में आपको एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, तो शायद इंटरेस्टिंग भी लगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ी होंगी बाकी सारी चीजें तो डेफिनेटली ये वाला लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अब देखो जरा, प्रिंसिपल सेम है। वहां पर हमने डीएनए प्रोब यूज किए थे, यहाँ पर क्योंकि आरएनए के साथ काम करें इसीलिए हम आरएनए प्रोब यूज करेंगे। बेसिस वही है, कॉम्प्लीमेंटरिटी के बेसिस पर हमारा आरएनए प्रोब भी टारगेट सीक्वेंस के साथ जाके बाइंड करेगा और फिर जनरेट करेगा बाद में हमारे लिए ऑटो रेडियोग्राम, जिसको विजुअलाइज करके हम अपना टारगेट सीक्वेंस को ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो आरएनए प्रोब की कॉम्प्लीमेंटरिटी या फिर आरएनए प्रोब का हाइब्रिडाइजेशन करेंगे हम। ये है हमारा प्रिंसिपल प्रोसीजर। मैं दोबारा से डायग्राम नहीं बनाऊंगी, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था। सिमिलरली वही प्रोसीजर रहेगा यहाँ पर भी हमारे नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में। बस वहाँ पे हमने अपने डीएनए को रन कराया था पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। यहाँ पर हम अच्छा चलो एक बार शॉर्ट में लिख देती हूँ, डायग्राम नहीं बनाऊंगी। ठीक है ना, आई थिंक तब रिवाइज भी हो जाएगा और इस वाले लेक्चर से कंफ्यूजन भी नहीं होगा। इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक, और नोट भी कर लिया होगा जो बच्चे एक्चुअली में सीरियस है पढ़ाई को लेकर।
पुराना वाला डायग्राम अगर आपके पास है वही तो निकाल लो, समझने में आसानी होगी, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप ठीक समझे, है ना, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा। चलो जरा प्रोसीजर देखो, जरा प्रोसीजर में क्या होगा। सबसे पहले हम कराएंगे अपना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने डीएनए को रन कराया था वहां पर, यहाँ पर आप आरएनए की इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। आरएनए को पहले रन कराएंगे, सेपरेट कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर साइज। ठीक, जब वो सेपरेट हो गया तब हम कराएंगे ब्लॉटिंग टेक्निक अपनी। ब्लॉटिंग टेक्निक का मतलब अपना आरएनए हम इमोबिलाइज कराएंगे मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कि होगी नाइट्रोसेल्यूलोज की या फिर नायलॉन, उसी को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। इमोबिलाइजेशन के बाद सिमिलरली वही अपैरेटस यूज करेंगे। हाँ, बफर बदल सकता है क्योंकि अब आप आरएनए के साथ काम करें, ऑल्दो ज्यादा चेंजेस नहीं होते क्योंकि जेनेटिक मटेरियल दोनों ही है। हाँ, कुछ चीजों का आपको जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आरएनएज एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए उन सारे बफर्स में जो आप यूज करें। अगर आरएनएज एक्टिविटी होगी तो आरएनए डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। यही कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिकल जब आप करेंगे अगर इनके फ्यूचर में, तो काम करेंगे आपके आरएनए के साथ में काम करने के लिए। ठीक है, मेम्ब्रेन के साथ ट्रांसफर करेंगे, ब्लॉटिंग टेक्निक करेंगे, उसके बाद आप आरएनए प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज करेंगे, या फिर लेबल भी बोल सकते हो, लेबल करेंगे। उसके बाद एक्सेस जो आरएनए प्रोब होगा उसकी हम करेंगे वॉशिंग, और फिर उस वॉशिंग के बाद हम अपनी एक्सरे फिल्म को एक्सपोज कराएंगे। एक्सरे फिल्म एक्सपोजर, उस एक्सपोजर से क्या मिलेगा हमको, मिलेगा हमारा ऑटो रेडियोग्राम, जिसको आप विजुअलाइज करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी बताया था एक्सरे फिल्म के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको एक्सरे फिल्म एकदम डार्क में एक्सपोज करानी होती है, बहुत डिम लाइट होती है, तो इसीलिए, और क्योंकि रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब होते हैं तो इसके लिए भी थोड़ा ध्यान, थोड़ा कॉशन मेंटेन करना पड़ता है। एक्सरे फिल्म का पूरा एक्सपोजर एक बंद कमरे में बिना लाइट के होता है। आपको आपकी जो प्यूपल साइज है उसको वैसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने किया है इसीलिए मैं आपको ये प्रैक्टिकल चीजें इसमें बता रही हूँ। देखो, यहां तक का सारा काम कहाँ, उजाले में, ठीक है, एकदम वेल लाइटेड रूम होगा। उसके बाद जैसे ही आप ये एक्सरे फिल्म एक्सपोजर के लिए जाएंगे एकदम से डार्क रूम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि हमारी पीपल का साइज थोड़ा टाइम ले लेता है एडजस्ट करने में, लेकिन उसको हमको फोर्सफुली जल्दी एडजस्ट कराना पड़ता है, अदरवाइज जो हमारा डिग्रेडेशन वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ी ट्रिकी होती है चीजें। यू हैव टू मेंटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स साइड बाय साइड व्हेन यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। जितना आसान या बोर्ड पे फ्लो चार्ट बनाना लग रहा है ना, उतना आसान जब आप लैब में जाएंगे, डेस्क पे काम करेंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, फिर उस एक्सरे फिल्म को आप एक्सपोज कराएंगे, देखेंगे। एक और बात, यहां पर हम यूजुअली डीएनए प्रोब को अपने रेडियो एक्टिव लेबल कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जो प्रोब हो वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हो, कई बार फ्लोरोसेंट लेबल्स भी ऐड किए जाते हैं। ठीक है, फ्लोरोसेंट कुछ एंजाइम जैसी होती हैं जिसको ऐड कर देते हैं हम, और फिर उससे सिग्नल्स मिलते हैं, तब भी आपको दिख सकता है। इनफैक्ट जब हम अपना ये यहाँ पर लेबलिंग के टाइम से पहले ही, हाँ, कहीं कहीं पर पहले भी वो जो प्रोब होते हैं या फिर जो हमारा पर्टिकुलर डीएनए सैंपल होता है उसको फ्लोरोसेंटली लेबल भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाइट सिग्नल के थ्रू भी आइडिया मिल जाए कि कहाँ पर प्रेजेंट है। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं और रिजल्ट हमें श्योर नहीं होता, तो ऑब्वियसली हम हर स्टेप पर अपना चेक लगाते हैं, जिससे कि हमको कुछ आइडिया मिले कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं। ऑल्दो आप डीएनए या आरएनए की जो सीक्वेंस है उसको एज इट इज विजुअलाइज नहीं कर सकते, आपको सीक्वेंसिंग मशीन में जाना ही पड़ेगा, बट स्टिल वो पर्टिकुलर प्रेजेंट है कि नहीं है उसकी कॉम्प्लीमेंटारिटी के बेसिस पर आप कहीं कहीं पर प्रोब ऐड कर देते हैं, जिससे आपको ट्रैक करने में आसानी लगे। ठीक है, तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद आपको प्रैक्टिकल जब आप काम करेंगे तब याद आएंगी, इफ एट ऑल यू हैव लिसन टू द लेक्चर केयरफुली, और अगर पूरा लेक्चर सुना है तो। ठीक है,
तो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। इसी के साथ हमारी हाइब्रिडाइजेशन वाली जो चीज़ें हैं वो भी ख़त्म होती हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना लाइब्रेरी पर काम करना स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हैं। हाँ, एक और बात मैं आपको ध्यान दिला देती हूँ कि अगर अभी तक यू आर नॉट वेरी गुड विद योर जेनेटिक्स पोर्शन, बी अवेयर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहीं से समझ में आएंगी। मार्क माई वर्ड, जेनेटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। आपको जब तक बेसिक पता नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उस जेनेटिक्स के लिए मैंने मेंबरशिप कोर्स में सारी वीडियोस ऑलमोस्ट अपलोड कर दी हैं। वहीं पर डिस्क्रिप्शन में आपके पास नोट्स, फ्लो चार्ट्स, ऐसे बहुत सारे फ्लो चार्ट्स आपको मिलेंगे वहीं पर डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए उसको एनरोल कीजिए और देखिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आई एम श्योर जो भी डाउट्स हैं वो वहीं पर पूछ लीजिए मेरे से, मैं वहीं पर क्लियर भी कर दूंगी। नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन दैट, ठीक है। बाकी एफर्ट्स आपको डालने हैं, समझना है तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट lecture. Till then, happy learning, stay safe, enjoy your studies. Bye bye. Thank you.